हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो 9th क्लास है जी ये, यानी 80 तक क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 2021 का जो डिग्री कॉलेजेस का आपका एग्जाम था उड़ीसा का, एंड वो क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपके एसएसबी पीजीटी एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये नेट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, ओके, क्योंकि हैं तो एजुकेशन के ही ना, तो पीजीटी लेवल के और नेट लेवल के, इनका लेवल सेम सा ही है, अच्छा लेवल है, और तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज किए जा सकते हैं जब आप नेट की तैयारी करें उस टाइम पे भी। ओके, तो पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं हम, विद कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आपको डेफिनेटली कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, सो फ्री में इतना तो बनता है, ठीक है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और वैसे 81st क्वेश्चन है। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट ईच ऑफ इट्स आइटम्स, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट लिए जाते हैं उनमें हर एक आइटम जो है वो क्या होता है, इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, कि हर एक आइटम जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड होगा। उसको हम स्कोर कर सकते हैं यूनिकली, अलग अलग तरीके से हम स्कोर कर सकते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, ये वाला इतने का है, तो आप अलग अलग तरीके से स्कोर कर सकते हैं। इज ऑलवेज ऑफ मल्टीपल चॉइस, सो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होता है। इज स्टार्टेड वेरी प्रिसाइजली, हर एक आइटम जो है उसको हम प्रिसाइजली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बात ऐसी है कि मल्टीपल चॉइस ही नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव में आ गए, वन वर्ड वाले जो हैं वो भी ऑब्जेक्टिव में आ गए, ठीक है, वन वर्ड आंसर वाले, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं। तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस जो है वो नहीं होता इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में। और जब सेम नहीं होता, सिर्फ मल्टीपल चॉइस नहीं होता, यानी ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, तो हम अकॉर्डिंगली उनके मार्क्स भी तो अलग अलग रख सकते हैं ना, वो स्कोर अलग अलग भी तो रख सकते हैं ना उनका, तो हम इसको यूनिकली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेटर आंसर रहेगा आपका बी, कैन बी स्कोर्ड यूनिकली। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट जब आप ले रहे हैं तो हर एक आइटम का मतलब हर एक क्वेश्चन लगा लीजिए आप एक तरीके से, ठीक है। सो हर एक क्वेश्चन जो है उसको आप यूनिकली स्कोर कर सकते हैं। For facilitating comprehensive assessment for learning, a student portfolio should contain. So, student के portfolio में क्या चीजें होनी चाहिए, portfolio होता क्या है वो मैंने डिटेल में करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। आपकी प्लेलिस्ट में शायद ऐड नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, अगर ऐड नहीं है तो आप देख लीजिएगा सर्च करके पोर्टफोलियो इनकलकेट लर्निंग, ओके, तो आपको मिल जाएगा। सो पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जानी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। रिटर्न, स्पेलिंग डबल टी आएगा जी, रिटर्न वर्क ऑफ स्टूडेंट्स, द क्रिएटिव मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल कैबिनेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो पोर्टफोलियो की जब बात आ गई तो उसके अंदर सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं, सारा का सारा ब्यौरा जो है बच्चे ने क्या क्या किया है वो खुद ही बना के देता है पोर्टफोलियो एक तरीके से, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव। Lina is assessing deeply how well her lesson has achieved इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सो लीना ये जानना चाह रही है कि जो लेसन उसने पढ़ाया है उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कितने हुए हैं अचीव, कितने अचीव कर पाए हैं वो, ठीक है। तो लीना क्या असेसमेंट का मेथड यूज कर रही है, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव या फिर कॉग्निटिव। तो देखिए समेटिव तो एंड टर्म वाली सिचुएशन हो गई, फॉर्मेटिव बीच बीच में जो हम लेते हैं, यहाँ पे तो लीना खुद के लिए जानना चाह रही है कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मैंने बनाए थे वो कितने पूरे हुए कितने नहीं हुए, तो वो डायग्नोस करना चाह रही है, तो ये डायग्नोस्टिक जो है वो असेसमेंट रहेगी, ओके। A set of rules a teacher can employ for the quality of a student's work is. So एक टीचर जो है वो एक जो सेट ऑफ रूल बनाता है जिसकी वजह से वो चाहता है कि स्टूडेंट की क्वालिटी मेंटेन रहे, तो उसके लिए वो एक रिलायबिलिटी चेकलिस्ट बनाए, स्टैंडर्डाइजेशन रूल बनाए, या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस बनाए, या फिर स्कोरिंग रूब्रिक बनाए। तो रूब्रिक तो स्कोर करने के लिए होगा ना कि आप ये चीजें हैं, इन पे इतना 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 स्कोर हुआ, राइट। बट यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल की बात हो रही है जो कि टीचर इसलिए बनाना चाह रहा है ताकि बच्चों की काम की क्वालिटी बेटर रहे। सो उसके लिए टीचर एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन रिलीज कर सकता है कि ये स्पेसिफिकेशंस हैं और इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको काम करना है, राइट। तो वो क्या हो जाएंगे, अ सेट ऑफ रूल्स हो जाएंगे जो कि टीचर्स एम्प्लॉय करेगा। तो आंसर क्या हो गया, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट इसमें नहीं है। सो रिलायबल और वैलिड, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में बात हो रही है। एक टेस्ट जो है वो रिलायबल हो सकता है विदाउट बीइंग वैलिड, यानी वैलिड और रिलायबल, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैलिड तो नहीं है लेकिन रिलायबल है। दूसरे में हम बोल रहे हैं कि टेस्ट जो है वो वैलिड हो ही नहीं सकता अगर वो रिलायबल नहीं है तो,
ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं टेस्ट रिलायबल भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है, और एक टेस्ट जो है कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। सो पहले तो हम वैलिडिटी यूजुअली चेक करते हैं कि अगर वो चीज वैलिड है कि नहीं है। अगर वो वैलिड है तो ऑब्वियसली वैलिड है तो उसकी रिलायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, राइट। तो एक टेस्ट जो है वो वैलिड हो सकता है विदाउट बीइंग रिलायबल, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब दूसरी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ना, टेस्ट कांट बी वैलिड, तो ये बी और डी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी इनमें से एक ही टर्म जो है वो सही हो सकती है देखा जाए तो। और अगर ये देखें टेस्ट कैन बी रिलायबल एंड वैलिड, डेफिनेटली दोनों हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। टेस्ट कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल, ये भी ठीक है। टेस्ट रिलायबल भी हो सकता है अगर वो वैलिड नहीं है, बट अगर टेस्ट वैलिड नहीं है तो वो रिलायबल नहीं हो सकता। मतलब कोई चीज अगर वैलिड ही नहीं है तो आप उस पर विश्वास कैसे करेंगे, राइट। तो अगर वो वैलिडिटी उसकी नहीं है तो विश्वसनीयता जो है वो नहीं होगी, राइट। तो इसमें से पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जी, कि वैलिड हो ही नहीं सकता विदाउट बीइंग रिलायबल। ओके, वैलिड हो सकता है वो, रिलायबल हमने बोला ना कि हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि वो विश्वास करने लायक है या नहीं है। ओके, तो टेस्ट जो है वो वैलिड हो सकता है विदाउट बीइंग रिलायबल, जो हमारी ये स्टेटमेंट थी, तो ये ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। इवेल्युएशन मेंट फॉर, इवेल्युएशन किस चीज के लिए बना होता है? सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटेलिजेंस के लिए, अवॉर्डिंग मार्क्स या ग्रेड वगैरह अवॉर्ड करने के लिए, और वैल्यू जजमेंट के लिए। तो इवेल्युएशन में हम हमेशा जजमेंट की बात करते हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, वैल्यू जजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मीन्स क्या मतलब होता है? तो CCE इतने बार पढ़ चुके हैं हम इसको। कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल एस्पेक्ट सारे इसमें इंक्लूड होने चाहिए। ओके, तो सिर्फ कोग्निटिव एस्पेक्ट इसमें रहेगा या अफेक्टिव रहेगा या दोनों रहेंगे, ठीक है, या फिर कोग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव तीनों एस्पेक्ट्स रहेंगे। तो ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव की बात हो रही है, इसमें सारे एस्पेक्ट्स रहेंगे, डी आंसर हो जाएगा। ओके, Which of the following statement of test is not correct? तो टेस्ट से रिलेटेड, टेस्ट कंस्ट्रक्शन और टेस्ट क्या टाइप्स वगैरह वो सारे डिटेल में मैंने करा रखे हैं। आपसे आपकी उस एक वीडियो से आपके सारे के सारे टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो। टेस्ट स्टैंडर्डाइज हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। टीचर कैन मेड अ टेस्ट, बिल्कुल मेक आएगा ऐसे तो ये ठीक है। टीचर कैन मेक अ टेस्ट, डेफिनेटली टीचर कैन मेक अ टेस्ट, ठीक है। टीचर मेड टेस्ट और ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट पढ़ते तो हैं हम। स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैन बी मॉडिफाइड बाय टीचर, और या फिर एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है कैन बी यूज्ड बाय टीचर। तो डेफिनेटली एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो चाहे स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो टीचर यूज कर सकता है, लेकिन टीचर स्टैंडर्डाइज टेस्ट को वो नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो सी जो है वो गलत हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट। सी आंसर रहेगा इसका, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है, जो टीचर मॉडिफाई कर सके वो तो टीचर मेड टेस्ट हो गया, राइट। On the basis of an achievement test, the teacher rank the student. So achievement के बेसिस पे टीचर ने बच्चों को रैंक कर दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये किस स्केल का एग्जाम्पल है? तो ये स्केल इंपॉर्टेंट है, चारों करवा रखी हैं। रेशियो स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, नॉमिनल स्केल। तो रैंकिंग यानी ऑर्डर में लगाने की बात आ रही है, तो ऑर्डिनल स्केल जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि वो होता है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी इनको अरेंज करवाया जा सकता है कई बार, कि कौन सा स्केल सबसे सिंपल है और कौन सा सबसे कॉम्प्लेक्स है। सो नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल और देन रेशियो स्केल, क्योंकि हर एक बढ़ते क्रम के साथ, यानी जो भी नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी चीजें तो ऑर्डिनल में होंगी ही, प्लस इसमें ऑर्डर भी आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटरवल में होंगी ही, लेकिन इंटरवल रहेगा उनके बीच में। एंड देन रेशियो में तो एब्सोल्यूट जीरो भी होती है, ठीक है। सो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। which of the type of validity is least precisely quantifiable? So किस चीज को हम क्वांटिफाई कम, मतलब सबसे कम क्वांटिफाई कर पाएंगे हम? कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। सारी वैलिडिटी रिसर्च वाले टॉपिक्स में करवा रखी हैं, क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। आंसर रहेगा कंटेंट वैलिडिटी, क्योंकि कंटेंट में एक तरीके से हमने क्या कंटेंट इंक्लूड कर रखा हम वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्वांटिफाई करना या उसको स्टैट उस पर अप्लाई करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लीस्ट प्रिसाइज जो है क्वांटिफिकेशन में कौन आ जाएगा? कंटेंट वैलिडिटी आ जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों, फिर भी समझ नहीं आए हों तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.